बिहार स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 1937। ठीक है। अब देखिए, भारत सरकार ने 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया था। ठीक है। प्रांतों में दो शासन आप देखोगे तो हटकर केंद्र में लगता है और साथ में प्रांतों में, ठीक है, शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को मिल गया। परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। ठीक है। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत, कांग्रेस को संयुक्त प्रांत जिस अभी का उत्तर प्रदेश उस समय का संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बिहार में 129 निर्वाचक मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें से 70 आम निर्वाचक मंडल क्षेत्र था, 39 मुसलमानों के लिए आरक्षित है, 4 महिलाओं के लिए था, 1 इंग्लो इंडियन के लिए था, 2 यूरोपीय के लिए था। ठीक है। तो आप महिला का सीट याद रखिए। ठीक है। कितने सीट थे महिलाओं के लिए आरक्षित? 4। कितने थे? 4 थे। ठीक है। 13 विशेष निर्वाचन मंडल थे। ठीक है। 13 की बात करें, विशेष निर्वाचन मंडल थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। इन चुनावों में बिहार में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन सरकार नहीं बनाती। रीजन क्या था आप देखेंगे। कुल यहाँ पे सारी चीजें आपको अच्छे से लिखा हुआ है। कुल 152 सीटों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। कितने पे लड़ा? 152 सीटों पे कांग्रेस ने कितने पे चुनाव लड़ा? 107 पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। और कितने सीटें जीत गई कांग्रेस? तो 98 सीटों पर उसके प्रत्याशी मतलब विजयी हुए। ठीक है। 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ, डिप्रेस क्लासेस लीग नामक एक संगठन की स्थापना हुई थी जो चुनावों में कांग्रेस के साथ थी। इसी समय त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी गठित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के समर्थक पे टिकी थी। ध्यान रखें, त्रिवेणी संघ, त्रिवेणी संघ मतलब 3 जातों का संघ। ठीक है, कौन कौन कास्ट थे इसमें? ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के समर्थन पे टिकी हुई थी। कौन सी पार्टी थी? त्रिवेणी संघ नामक पार्टी इसी समय बनी थी। ठीक है। जिस समय बिहार में चुनाव हुआ था, ठीक है, जिस समय बिहार में चुनाव हुआ तो उस समय बिहार के, ठीक है, राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो उस समय थे एमजी हैलेट नाम था। क्या नाम था? एमजी हैलेट नाम था। राज्यपाल का काम क्या होता है? जब चुनाव जो संपन्न हो जाता है संसदीय व्यवस्था में होकर देखेंगे तो क्या होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो एमजी हैलेट ने कांग्रेस के विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को मतलब क्या किया, अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मंत्री जो कार्य करेंगे उनमें हस्तक्षेप राज्यपाल का नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आश्वासन देने के लिए एमजी हैलेट तैयार नहीं थे। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल बनाने से अपनी असमर्थता जाहिर की थी और सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, रीजन ये था। ये भी पूछा जाएगा क्यों नहीं सरकार बनाई, तो ध्यान रखिएगा, मतलब एमजी हैलेट जो था यह मतलब चीज यह नहीं मतलब बता पाया से तुम क्या करोगे, मतलब से हम सरकार हम बना ले, चलो ठीक है, लेकिन हमारा मंत्रिमंडल का अगर मुक्त रूप से काम ही नहीं कर पाएगा, उसके सारे कानूनों में मतलब तुम इंटरफेयर करोगे, तो इस चीज का आश्वासन नहीं मिल पाया। इस वजह से सीपी सिंह ने सरकार नहीं बनाई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी पार्टी जो थी उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया थे, जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी थी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यही थी। तदुपरांत राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी, ध्यान रखें, मोहम्मद यूनिस की पार्टी कौन थी? इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को मंत्रिमंडल बनाने का आमंत्रित दिया गया। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल, ठीक है, बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। कब गठित हुआ? 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। इस प्रकार मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, उसमें प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था, नियुक्त हो गए। क्या नाम था? मोहम्मद यूनिस। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे उसका बात करेंगे। बिहार में एडवोकेट जनरल किसको नियुक्त किया गया? सरकार का जो वकील जो होता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल कहते हैं, जो कि किस अनुच्छेद में एडवोकेट जनरल का पद आपको देखने को मिलेगा? एडवोकेट जनरल का पद किस अनुच्छेद में है? इस अनुच्छेद में एडवोकेट जनरल 165 में होता है। क्या इतना आसान है सर? 165 में। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, 76 में मानवादी है और 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल है। ठीक है, तो उस समय बिहार का एडवोकेट जनरल किसे बनाया गया? तो ध्यान रखिए, सर सुल्तान अहमद को बनाया गया। किसे बनाया गया? सर सुल्तान अहमद को उस समय बिहार का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने शिमला में अपना त्याग पत्र भेज दिया। ठीक है, अतः नए मंत्रिमंडल ने बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला मंत्रिमंडल में जो एडवोकेट जनरल जो बने थे सर सुल्तान अहमद थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद किससे मतलब नए मंत्रिमंडल में मतलब एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया? किन्हें किया गया? तो बलदेव सहाय को किया गया। किन्हें किया गया? तो बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरकार जो थी, ठीक है,
1 अप्रैल 1937 को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, ठीक है, बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस मंत्रिमंडल का मतलब क्या हुआ, विरोध हुआ, क्योंकि भाई साहब संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार कौन बनाते हैं, जिनका पूर्ण बहुमत होता है। बहुमत तो इनके पास थी नहीं, बहुमत किनके पास थी, श्री सिंह के पास थी, लेकिन ये सरकार बना लेते, ठीक है। अब इसी बात करेंगे, इसी भी तत्कालीन वायसराय की बात करेंगे, उसको लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। उसने मतलब क्या किया, आश्वासन दिया से ठीक है मंत्रियों के कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण सिंह मतलब फिर से सरकार बनाते, ठीक है। मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह मतलब क्या करते हैं, सरकार बनाते, ठीक है। मतलब मोहम्मद यूनिस की सरकार कितने दिनों तक चली, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, मतलब अप्रोक्स अगर देखा 2 महीना 20 दिन तक उनकी सरकार बनी। 20 जुलाई को मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण सिंह ने मतलब क्या किया, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। कितने तारीख, तारीख इंपॉर्टेंट है, कितने तारीख है, तो 20 जुलाई, ठीक है, ध्यान में रखना है। और मैंने क्या बताया था, जब यहाँ पे मोहम्मद यूनिस की सरकार बनी तो उस सरकार में एडवोकेट जनरल कौन बने थे, लॉर्ड पहले रिपन। सर सुल्तान अहमद, उसके बाद सर सुल्तान अहमद वजीर। बने थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके बाद कौन बने थे, बलदेव साहब बने, ठीक है। और 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस की सरकार बनी, और 20 जुलाई को मतलब क्या होता है, इस्तीफा देने के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अब यहां से प्रश्न ये बनेगा, आप जानते से विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, संवैधानिक पद है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, संवैधानिक पद है वर्तमान में, ठीक है। तो श्री राम दयालु सिंह को मतलब क्या बनाएगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष बनाएगा, मतलब स्पीकर बनाएगा, क्या बनाएगा, लोकसभा बोलना हो, ठीक है। विधानसभा का किसे बनाएगा, स्पीकर किन्हें बनाएगा, राम दयालु सिंह जी को। और अब्दुल बारी जी को क्या बनाएगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाएगा। दोनों नाम इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन बने, श्री राम दयालु सिंह। और प्रोफेसर अब्दुल बारी क्या बने, उपाध्यक्ष बने। और मुख्यमंत्री कौन बने, श्री कृष्ण सिंह बने। अगस्त 1937 को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया, और कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया गया था। अब बिहार में अंडमान से वापस है राजनीतिक बंदी जेल में थी, ठीक है। अब कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जो दिया था अपना, जो हर पार्टी जो होता है अपना घोषणा पत्र देती है, जैसे मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। पार्टी भी देती है, कैंडिडेट भी अपना करता है, वादा पत्र होता है। तो उसमें घोषणा किया गया राजनीतिक कैदी की बहा मतलब क्या की जाएगी, उनकी रिहाई की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगस्त 1937 में प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया गया था। बिहार में अंडमान से वापस आए हुए राजनीतिक बंदी जेल में ही थे, ठीक है। इनको अंडमान से तो वापस ले आया गया था, लेकिन अभी तक जो राजनीतिक कैदी जो थे वह मतलब जेल में ही थे। इसी को देखते 14 अगस्त 1937 को, 14 अगस्त 1937 को क्या बनाया गया, अंडमान बंदी दिवस मनाया गया, ठीक है। तो बिहार में अंडमान बंदी दिवस कब मनाया गया, तारीख इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, 14 अगस्त 1937 को बनाया गया था, ठीक है। अब श्री कृष्ण सिंह की सरकार कब बनी थी, तारीख बताइए कब बनी थी श्री कृष्ण सिंह की सरकार। तो ध्यान रखना 20 जुलाई 1937 को श्री जुलाई। कृष्ण सिंह की मतलब क्या बनी थी, सरकार बनी थी, ठीक है। और बिहार के अनेक स्थानों पर 14 अगस्त 1937 को क्या हुआ, अंडमान बंदी दिवस मनाया गया, ठीक है। राजनीतिक बंदी बिहार की जेलों में भूख हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। और 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बिहार के अनेक स्थानों पर बात करेंगे तो 14 अगस्त 1937 को बनाया गया, लेकिन पूरे राज्य में एक साथ अगर बात करेंगे तो 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में, ठीक है, 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया, ठीक है। बिहार के प्रधानमंत्री सीपी सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों की अविलंब रिहाई पर बल दिया, लेकिन राज्यपाल वायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट हुई। परिणाम स्वरूप 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। फिर सरकार में आएंगे, लेकिन फिर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने मंत्रिमंडल से फिलहाल क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो मैं 3 तारीख में आपको याद करवाना चाहिए, 14 अगस्त 1937 अंडमान बंदी दिवस मनाया गया कुछ स्थानों पे, ठीक है। 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। कांग्रेस प्रेशर में इसलिए थी क्योंकि अब अपनी सरकार आने के बाद भी जब इनका जो राजनीतिक बंदी जो थे वो जेल में ही रहेंगे तो क्या ही मतलब बिना किसी क्राइम के। तो इसको देखते हुए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कर रखा था, चुनावी घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदी को हम रिहा करवाएंगे। तो 15 फरवरी 1938 को सीपी सिंह के नेतृत्व वाला जो मंत्रिमंडल था उसने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। कब दिया त्यागपत्र, 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिया। 30 जनवरी 1938 को इन्होंने पूरे राजनीतिक बंदी दिवस मनाया, ठीक 15 दिन के बाद इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया।
अब ये सारी चीजें हो जाती है तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिया, लेकिन बाद में 26 फरवरी को बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण गवर्नर के बीच में वार्ता, राजनीतिक कैदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद मंत्रिमंडल त्याग पत्र वापस लेकर पुनः अपना काम काज शुरू किया। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम जो थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है तो मंत्रिमंडल फिर से मतलब कार्य करना शुरू कर देती है। ये घटना कब है तो ध्यान में रखिएगा, कब की बात है ये, तो 26 फरवरी को, मतलब 15 फरवरी को इस्तीफा दिया, 26 फरवरी को राज्यपाल जो थे इनकी बात को मान जाते हैं, राजनीतिक कैदियों को क्या किया जाता, बहाल किया जाता है, उनको मतलब छोड़ दिया जाता है। इस बात में मतलब 26 फरवरी को फिर से सरकार बना लेते हैं। 30 जनवरी 1938 को राजनीतिक बंदी दिवस मनाएगा पूरे प्रांत में। 15 फरवरी को सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ध्यान रखिए 26 फरवरी को इनकी बातों को मान लिया जाता है, 26 फरवरी को फिर से सरकार बनती है। ठीक है, आप चलेंगे तो एक बात, तो इन्होंने पहला बार में क्यों इस्तीफा दिया, क्या रीजन था पहले बार में इस्तीफा देने के कारण? तो पहले बार में इस्तीफा देने का कारण ये था राजनीतिक कैदियों की रिहाई। अब फिर दूसरा बार भी इस्तीफा देंगे तो यहां से कुछ कुछ लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, 2 बार इस्तीफा दिया, पहला बार तो था राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लेकर, और दूसरा बार में क्यों इस्तीफा देंगे, तो दूसरा बार में इसलिए इस्तीफा देंगे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों के समर्थन से भारतीय सेनाओं का शामिल करने के निर्णय की वजह से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नारा दिया था कि भाई साहब एक गुलाम राज्य, ठीक है, एक स्वतंत्र देश की मदद तो नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने बोला था न तो एक पाई देंगे न इस बार एक भाई देंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने जमकर मतलब क्या की थी, ब्रिटेन की सहायता की थी। और गांधी जी खुद ही मतलब फॉरवर्ड मैन थे जिन्होंने ब्रिटिश को समर्थन देने का मतलब आह्वान किया था, इसलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट तक कहा गया था। ठीक है, आप चलते सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना किसी भी विधानमंडल से सहमति नहीं लिया गया, न तो कांग्रेस की भी सहमति थी, भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पर दिए जाने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मतलब क्या बनाएगा, मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पहला बार जो इन्होंने मतलब क्या क्या, पहले बार इन्होंने क्यों दिया, तो पहले बार इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि मतलब क्या था, राजनीतिक कैदियों की मतलब रिहाई को लेकर, और दूसरा बार में इसलिए दिया क्योंकि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का मतलब क्या किया गया, पुनः मतलब क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व की शुरुआत होती है, बिना प्रांतीय किसी भी प्रांत के विधानसभा से किसी प्रकार का इच्छा प्रकट नहीं किया गया, सबको मतलब भारतीय सैनिकों को शामिल किया, इसलिए मतलब क्या कर रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, और भी कुछ प्रश्न है। बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, तो काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत है तो बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। स्वायत्त शासी संस्थाओं को अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा एवं संघों पर से प्रतिबंध की समाप्त कर दिया गया। श्रमिकों के जीवन कार्य की परिस्थितियों की जांच कर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थिति आई, इन्होंने श्रमिकों के लिए काम करने का अधिकार को कितना कितना दर करने की बात की थी, काम करने का अधिकार कितना कर दिया था इसने, इस समिति ने कितनी अनुशंसा की थी, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कितना घंटा था? ठीक है, 8 घंटा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो श्रम जांच समिति की किसकी अध्यक्षता में स्थापना की गई थी, राजेंद्र बाबू। शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में बनी थी, ध्यान रखिएगा, श्रम सुधार हेतु राजेंद्र बाबू और शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन किया गया। दोनों इंपोर्टेंट है, ये सबके सब कौन कर रही है, बिहार प्रांतीय विधानसभा कर रही है। ठीक है, तो श्रम जांच समिति राजेंद्र बाबू, शिक्षा पुनर्गठन समिति केटी शाह, हिंदुस्तानी समिति की बात करेंगे अबुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन किया गया। अब बिहार सेफ्टी के अंतर्गत नजरबंदी या निष्कासित 27 व्यक्तियों को मतलब क्या कर दिया, रिहाई किया गया। ठीक है, संघों पर से प्रतिबंध को हटा दिया गया और अखबारों में जमानत मांगने की प्रथा जो थी समाप्त कर दी गई। ठीक है, हरिजनों की शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में उसी सुधार हेतु कुछ कदम उठाए गए। नहर कर भुगतान करने में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सोन और चंपारण नहरों के क्षेत्र में केंद्रीय भुगतान व्यवस्था को भी लागू किया गया। लेकिन प्रश्न आपसे सीधे यहां से पूछे जाएंगे, तो शिक्षा पुनर्गठन समिति बनाई गई थी, इसकी अध्यक्षता केटी शाह कर रहे थे। हिंदुस्तानी समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम साहब कर रहे थे।
श्रम जांच समिति बनाई गई थी, वो उसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू खरे। तीनों समिति याद रहेगा। ये कौन से कार्य थे? ये सारे के सारे कार्य वो कार्य थे जो कि मतलब बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा सुधारात्मक कार्य किए गए थे। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, याद हो गया? कल के क्लास में बिहार मुस्लिम लीग हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ा देता हूँ। बिहार मुस्लिम लीग व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। अब ये सारी चीजें चल रही थी तो बिहार में मुस्लिम लीग भी चाहती थी हम भी अपना बिहार में अपना थोड़ा एक्सटेंशन करें। ठीक है, इसी क्रम में मुस्लिम लीग की कोशिश होता है। अब कई बार मतलब जिन्ना जो है, ठीक है, बिहार में आते हैं और गया में एक सभा का मतलब संबोधित करते हैं। अक्टूबर 1937 के अंत में मोहम्मद अली ने बिहार की यात्रा पे आए। उनके प्रयत्नों से यूनाइटेड मुस्लिम लीग, ठीक है, और दो पार्टी था, एक यूनाइटेड मुस्लिम लीग, ध्यान में रखिएगा, और अहरार पार्टी मुस्लिम लीग में विलय हो गई। कौन कौन पार्टी थी? यूनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय होगा। जिन्ना जब बिहार में आते हैं तो दो पार्टी को विलय करने में उनको समर्थता प्राप्त मिलती है। नाम क्या था? यूनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार पार्टी। लेकिन विधानमंडल के सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ जिन्ना की वार्ता असफल हो गई, क्योंकि विधानसभा में जो सबसे बड़ा जो मुस्लिम पार्टी था वो तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी था, और जिसका अध्यक्ष जिसका जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद यूनिस, जो कि सरकार भी बनाई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे दो पार्टी का विलय हुआ था, एक था यूनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार पार्टी। जिन्ना पुनः 1 जनवरी 1938 को बिहार आए और गया में मुसलमानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। गया में मुस्लिम लीग द्वारा बिहार मंत्रिमंडल के कठोर शब्दों की आलोचना की गई तथा स्थानीय संस्थाओं के भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पटना में 1938 में हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन तो 3 को आपको पता है, मुस्लिम लीग का भी एक अधिवेशन आपको पटना में हुआ था, 26 दिसंबर 1938 को हुआ था। ठीक है, कितने नंबर का अधिवेशन था? 26वां नंबर अधिवेशन जो था, ठीक है, पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने की थी। किसने की थी? जिन्ना में की थी। लेकिन जिन्ना की दाल यहाँ पे नहीं गली, क्योंकि बिहार के जो मुस्लिम नेता थे वो कांग्रेस के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार थे। बिहार के जितने भी प्रमुख मुस्लिम नेता थे, मौलाना मजहरुल हक की बात कर लेंगे या फिर और भी बहुत सारे नेता थे, उस सबके सब मतलब काफी यदि कांग्रेस के मतलब करीब थे, इसलिए इनकी दाल नहीं गल पाती है। ठीक है, तो बिहार में मुस्लिम सफल नहीं होता है। एक भी सीट इसको नहीं मिला था चुनाव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछेगा कितने सीट मिला प्रांतीय चुनाव में, तो मुस्लिम लीग को एक भी सीट प्रांतीय चुनाव में नहीं मिला था। मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन पटना में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी? कितने नंबर का अधिवेशन था ये? तो 26 नंबर का। कितने नंबर का था? तो 26 नंबर का यह अधिवेशन था, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का 26वां अधिवेशन 29 दिसंबर 1938 को पटना में ही संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन मोहम्मद अली जिन्ना और अध्यक्षता, ठीक है, महमूदाबाद के राजा ने की थी। मुस्लिम लीग दिवस और फिलिस्तीन दिवस क्रमशः 5 फरवरी 1939 और 9 फरवरी 1939 को मनाया गया। ठीक है, तो बिहार में फिलिस्तीन दिवस भी मनाया गया था 5 फरवरी को। 5 फरवरी को मुस्लिम लीग दिवस और 9 फरवरी को फिलिस्तीन दिवस मनाया गया था। ठीक है, बिहार में मुस्लिम लीग से अलग दो अन्य मुस्लिम संगठन भी कार्यरत थे। ये कौन थे? जमायत उलेमा और मोमिन जमायत। कौन कौन थे? जमायत उलेमा और मोमिन जमायत का नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग में किस पार्टी का विलय हो गया था? तो यूनाइटेड मुस्लिम एवं अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में क्या हो गया था? विलय हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। कौन पार्टी मुस्लिम के नहीं मिल पाया, बातें नहीं पाई? इसका नाम क्या नाम है? बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है, ध्यान में रखना है। 26वां अधिवेशन की बात करेंगे, पटना में हुआ था, 1938 में हुआ, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने की थी। और वही 26वां ये हुआ था, ध्यान में रखेंगे, आज 26 दिसंबर को। और 3 दिन के बाद 29 दिसंबर को 1938 में पटना में ही संपन्न हुआ था अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन। इसकी भी मतलब उद्घाटन की बात करेंगे तो जिन्ना ने इसका उद्घाटन किया। अध्यक्षता की बात करेंगे तो महमूदाबाद के राजा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, फिलिस्तीन दिवस मनाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा, और मुस्लिम लीग दिवस में 5 फरवरी को मुस्लिम दिवस और 9 फरवरी को फिलिस्तीन दिवस बिहार में मनाए गए। ठीक है, मुस्लिम लीग के अलावा बिहार में अन्य दो मुस्लिम संगठन थे, जिसका नाम क्या था? जमायत उलेमा और मोमिन जमायत। ठीक है, कल के क्लास में हम क्या देखेंगे? तो कल के क्लास में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है।
और बताइए अभी क्या पढ़ना है अभी? साइंस करवा देता हूँ, साइंस थोड़ा ही है ना।